मैं एस कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये अंतिम क्लास है, क्लास नंबर 3 इंग्लिश के लिए, जहां एक दिन में आप इन 3 वीडियोस को देखकर पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसके पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं और तीसरी वीडियो अभी जो आपको दिख रही है ये क्लास है। यानी कि 3 वीडियोस को देखकर आप अपना पूरा सिलेबस पार्ट 1 और पार्ट 2 का कवर कर सकते हैं। पार्ट 2 के लिए हमने लास्ट वाली 3 यूनिट कवर कर ली थी, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। अब यहाँ यूनिट नंबर 1 और 2 को पार्ट बी के लिए कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो मैंने कहा था कि पूरी 3 क्लासों में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, वो बात यहाँ पूर्ण हो जाती है। शाम वाले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाद कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आपकी 30 दिन के अंदर आपका सिलेबस आपको पूरा करना है और सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं सभी सब्जेक्ट का कवर करना है, तो कैसे उसको कवर किया जा सकता है। अभी ध्यान देते हैं कि पार्ट बी की यूनिट नंबर 1 को कैसे कवर करें और इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ इस यूनिट से शुरुआत करते हैं कि इसका नाम क्या है। पहले तो इसका नाम जानना आवश्यक है। इसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, अंग्रेजी भाषा भारत के अंदर। तो यहाँ अध्ययन बिंदु हैं, एक पहला तो है एनसीएफ, उसके बाद हैं ईएसएल यानी कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, बहुभाषी समाज। इसके अलावा होता है ईएलटी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी पढ़ाने में क्या क्या समस्या आती हैं उसके बारे में वीडियो है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा है एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 या 1986, दोनों के बारे में बातें होगी। साथ ही कोठारी कमीशन या एजुकेशन कमीशन क्या है, इसके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये बड़े प्रश्न हैं, इनमें से लगभग 2 या 3 प्रश्न, 6 बिंदु हैं, इनमें से 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, एक प्रश्न आपके 2 नंबर का आ सकता है और एक प्रश्न एक छोटा जो है ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर आ सकता है। यानी कि कुल मिला के इस यूनिट को हम 6 नंबर या 7 नंबर की बता सकते हैं। हर साल इसका कोई रेशो फिक्स नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन बड़े ही आते हैं। सबसे पहला यहाँ का जो हमने प्रश्न लिया है शॉर्ट आंसर के लिए वो है कि व्हाट डिड ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इन कलकत्ता एंड बनारस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस और कोलकाता इन दोनों जगह पर क्या खोले या किसकी स्थापना की थी। अ मदरसा इन कलकत्ता एंड संस्कृत कॉलेज इन बनारस, यानी कि कलकत्ता में जो थे मदरसा खोला इन्होंने और बनारस के अंदर इन्होंने संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय खोला। तो ये प्रश्न है बिल्कुल इजी सा, यानी कि आपको बताना है कौन कौन सी जगह पर क्या क्या खोला गया। तो आपको सिंपल सा दिया गया है कि कलकत्ता में जो है वो मदरसा खोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने और संस्कृत महाविद्यालय जो है बनारस के अंदर खोला। तो ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न है नेम द इंडियन हु एडवोकेट द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया बिफोर 1834। 1834 के पहले इंडिया में ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने इंग्लिश टीचिंग को जो है एडवोकेट किया, उसके बारे में कहा कि इसको पढ़ाना चाहिए। एडवोकेट करने का मतलब होता है प्रोत्साहन देना या उसके बारे में उसकी विशेषताओं के बारे में बताते हुए इसकी टीचिंग को बताना कि इसकी टीचिंग आवश्यक है। तो वो थे राजा राम मोहन राय। ये एक विद्वान थे, इनको कई भाषाओं की नॉलेज थी और इनको पहले से ही पता था कि जब आगे आने वाला दौर अंग्रेजी का है तो इसलिए अंग्रेजी जो टीचिंग है वो आवश्यक है इंडिया के अंदर। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1834 के पहले ही इंग्लिश टीचिंग के बारे में बताया था। आगे प्रश्न है कि व्हेन डिड इंडिया बिकेम फ्री, भारत कब आज़ाद हुआ था। आप सबको पता है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। उसके बाद यहाँ से 4 फुल फॉर्म इस यूनिट में हैं, उन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। एनपीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की नई नीति, शिक्षा की नीति। इसके अलावा है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अगला है ईएसएल, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी। इसके अलावा है ईएलटी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा शिक्षण। तो ये 4 फुल फॉर्म हो चुके हैं, ये छोटे प्रश्न हो चुके हैं। अब इस साल के लिए जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से लग रहा है वो है हाउ कैन टीचिंग ऑफ इंग्लिश बी इम्प्रूव्ड
इन इंडिया, भारत के अंदर अगर इंग्लिश टीचिंग को इम्प्रूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूव का मतलब होता है उसमें कि सुधार कैसे कर सकते हैं ताकि इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सके। तो इसके लिए जो है सम सजेशंस हैं, जो सुझाव हैं उनके बारे में देखना है। सम सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश टीचिंग इंडिया के अंदर जो हो रही हैं उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सुझाव हैं, सम सजेशंस हैं, तो उनकी यहाँ बात कर रहे हैं। जैसा कि पहला है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग, उद्देश्य और लक्ष्यपूर्ण जो शिक्षण हैं शुड बी फॉलोड बाय द टीचर, वो टीचर के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। यानी जो टीचर हैं वो जब टीचिंग करवाते हैं उससे पहले उनको पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें मतलब उद्देश्य का मतलब होता है कि क्या सिखाना है, और जो उद्देश्य है क्या वो पूरा हो जाएगा, यानी लक्ष्य आपको प्राप्त हुआ या नहीं। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है, किसको, टीचर्स को। तो यहाँ पहला उद्देश्य ये होता है कि इम्प्रूव इंग्लिश में कब होगा, जब टीचर को ये पता होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है और मुझे उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है। अगला है कंट्रोवर्सी शुड बी रिमूव्ड बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के बीच कंट्रोवर्सी ऐसी है कि कई शब्द हिंदी में किसी अलग प्रकार से पढ़ाए गए हैं और अंग्रेजी में उनका एक्चुअल मीनिंग अलग होता है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ जो चीज़ें हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। जो विरोधाभास है, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विरोधाभास, तो इस चीज़ को दूर करना चाहिए। अगली जो चीज़ें हैं वो है टीचर प्यूपिल रेशो, शिक्षक और शिक्षार्थी का जो रेशो अनुपात है शुड भी होना चाहिए 1:20, यानी एक शिक्षक पर 20 छात्र होने चाहिए इन अ इंग्लिश क्लास, एक अंग्रेजी कक्षा के अंदर। तो टीचर प्यूपिल का मतलब होता है शिक्षार्थी या छात्र। तो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है, जो रेशो हैं, शुड भी होना चाहिए 1:20, 1:20 इन अ इंग्लिश क्लास, एक क्लास के अंदर। इससे क्या होगा कि टीचर का जो अटेंशन है वो सभी बच्चों पर प्रॉपर रूप से चला जाएगा, और अगर एक कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको अच्छे प्रकार से पढ़ाना संभव नहीं होता है। इसके बाद अगला है द एग्जामिनेशन शुड बी बेस्ड अपॉन CCE, CCE पर आधारित एग्ज़ाम होना चाहिए। यानी कि जो इवेल्युएशन सिस्टम है, मूल्यांकन की पद्धति, वो CCE वाली होना चाहिए, पुरानी पद्धति नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इवेल्युएशन शुड बी बेस्ड अपॉन CCE, यानी कि जो मूल्यांकन होगा वो CCE पद्धति वाला होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अगले पॉइंट्स हैं प्रैक्टिस एंड ड्रिल इज़ मस्ट इन इंग्लिश टीचिंग। यहाँ इसका मतलब है प्रैक्टिस, अभ्यास, और बार निरंतरता। एक तो होता है प्रैक्टिस, अभ्यास, एक ड्रिल होता है निरंतरता। बार बार अभ्यास करना जो है मस्ट, आवश्यक है इन इंग्लिश टीचिंग, अंग्रेजी शिक्षण के लिए, टीचर को भी और स्टूडेंट दोनों को। फॉर ऑल लैंग्वेज स्किल, इससे क्या होता है कि टीचर में भी जो बेसिक स्किल्स हैं LSRW वो डेवलप होती हैं, और एक स्टूडेंट के अंदर भी जो है इनकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, आदत पड़ जाती है LSRW को अच्छे प्रकार से विकसित करने की। तो प्रैक्टिस और ड्रिल जो है दोनों आवश्यक हैं। ड्रिल का मतलब हो सकता है ओरल, मौखिक रूप से अभ्यास करना। एक होता है प्रैक्टिस जिसमें अपन लिख के बात करते हैं, लिख कर सीखते हैं, और एक होता है ड्रिल जब मौखिक प्रयास करते हैं। अगला है यूनिफॉर्म पॉलिसी शुड बी अडोप्टेड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि समानता का जो नियम है, समानता की जो नीति है वो सब जगह लागू होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म स्कूल वाली नहीं है जो आप पहनते हो, यूनिफॉर्म का मतलब है एक ऐसी नीति जो समान जगह पर लागू हो। तो यूनिफॉर्म शुड बी अडोप्टेड, यानी कि सभी राज्यों में एक जैसा अंग्रेजी का पाठ्यक्रम हो, सभी कक्षाओं में, जैसे कक्षा 7 हैं, कक्षा 8 हैं, तो उनमें एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए इंग्लिश के लिए। ऐसा नहीं है कि उस दूसरे राज्य में कौन सा उनको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है अगर ये मिट जाए तो सभी भारतीय जो बच्चे हैं वो एक जैसे अंग्रेजी को सीख पाएंगे। अगला है रिटन एक्सरसाइज मस्ट बी चेक्ड, यानी कि जो रिटन लेखन के लिए जो अभ्यास कार्य करवाए जाता है वो चेक होना अनिवार्य है, उनको चेक जरूर किया जाना चाहिए। अगला है न्यू कोर्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंग्लिश टीचिंग, एक जो नया पाठ्यक्रम है शुड बी इंट्रोड्यूस, उसका परिचित कराना चाहिए या वो नया लॉन्च करवाया जाना चाहिए इंग्लिश टीचिंग के लिए। क्योंकि जब तक नया पाठ्यक्रम नहीं बनेगा, सबके लिए एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं बनेगा, तो अलग अलग राज्यों में जो टीचर्स हैं वो अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, और एक ही कक्षा के विद्यार्थियों में इतना डिफरेंस अगर अंग्रेजी सीखने में होगा तो इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो सकती।
आगे देखते हैं एनसीएफ के बारे में आपको कितना जानना है। अगर एक 3 नंबर का प्रश्न आता है एनसीएफ के बारे में तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, जो आपके सामने आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बस उतना आपको लिख कर आना है। सबसे पहले आपको एनसीएफ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि एनसीएफ आखिर है क्या। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, 2005 का जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, जिसे ये आप एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हो, इज़ पब्लिश्ड इन 2005, जो कि पब्लिश किया गया था 2005 में, बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यानी कि आप ऐसा सीधा लिख सकते हो कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 हैं, इज़ पब्लिश किया गया है इन 2005, 2005 में, बाई एनसीईआरटी इन इंडिया, भारत के अंदर जो है एनसीईआरटी के द्वारा 2005 में एनसीएफ जो है पब्लिश किया गया था। अब इसके एम्स, इसके जो पर्पज़ हैं, इसके जो एडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। द एनसीएफ सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिस। जो एक आपका जो एनसीएफ है ये सर्व्स करता है, यानी कि आपको प्रदान करता है गाइडलाइन के रूप में, एक गाइडलाइन जारी करता है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए और टीचिंग की जो प्रैक्टिस है उसके लिए। टीचिंग यानी पढ़ाने के लिए जो अभ्यास कार्य करवाए जाते हैं उसके लिए। फॉर द स्कूल्स इन इंडिया, भारत की जो स्कूलें हैं वहाँ सिलेबस कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक किस प्रकार की होगी और टीचिंग के लिए क्या क्या प्लान होनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो सब एनसीएफ के अंदर होते हैं। अगला है द रियल एम ऑफ एनसीएफ। जो एनसीएफ है उसका मुख्य जो उद्देश्य है, इज़ टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन, पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ ड्रॉ करना, यानी अपनी तरफ खींचना है। टू वॉट शुड बी टॉट टू आवर चिल्ड्रन एंड हाउ, कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाए और कैसे पढ़ाए, ये जो बात है वो एनसीएफ कहता है। अब इसको वापस रिपीट कर लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती हैं। सबसे पहले आपने समझा कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 जो हैं वो पब्लिश किया गया था 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा भारत के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है कि यह एक गाइडलाइन को सर्व करता है, गाइडलाइन को के बारे में बताता है, उसको प्रदान करता है किसके लिए, कि सिलेबस कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए और टीचिंग कैसे करवाए भारत की स्कूलों के अंदर। तो ये एक गाइडलाइन के ज़रिए आता है। साथ ही इसका जो मुख्य उद्देश्य है, द रियल एम ऑफ एनसीएफ 2005 इज़ टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन, पब्लिक का ध्यान, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है। किसके बारे में, टू वॉट शुड बी टॉट टू आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, एंड हाउ, कैसे पढ़ाए। तो ये चीज़ जो है एनसीएफ में बताई गई हैं। आगे देखते हैं कोठारी कमीशन क्या है। इसको जो है भारत में जब लॉन्च किया गया, कोठारी कमीशन जब बनाया गया तो ये किस उद्देश्य से बनाया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कोठारी कमीशन होता क्या है। द नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1964 टू 1966, पॉपुलरली नोन एज द कोठारी कमीशन, यानी कि भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा का जो आयोग है जो 1964 में से लेकर 1966 तक चला, उसको ही हम जानते हैं कोठारी कमीशन के नाम से। इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था। टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, भारत के अंदर शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्र का, उन सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए, उन सभी क्षेत्र के बारे में अच्छे प्रकार से जानने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। टू डेवलप अ कॉमन पैटर्न ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक तरह समान तरह का जो है पैटर्न बने पूरे भारत के अंदर, इसके लिए भी इसे बनाया गया था। एंड टू एडवाइज गाइडलाइन दियर एंड एड हॉक कमीशन, एडवाइस गाइडलाइन का मतलब ये है कि ये एडवाइस देता है कि प्रत्येक राज्य का शिक्षा विभाग किस तरह से कार्य करे। भारत का जो शिक्षा, ये जो बनाया गया था कोठारी कमीशन, ये प्रत्येक स्टेट के जो गवर्नमेंट हैं वहाँ उनको एडवाइस देगा कि किस प्रकार अपने राज्य में शिक्षा को जो है लागू करना है, कैसा पैटर्न होना चाहिए। दियर वॉज एन एड हॉक कमीशन, यह सह शिक्षा विभाग के तरह से नाम से जाना जाता था। अब क्योंकि यह सीबीएसई बोर्ड या जितने भी बोर्ड होते हैं उनको सलाह देने का काम करता है, यानी कि एक सलाहकारी कमीशन है। अब इसको हम सलाहकारी कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कमीशन के माध्यम से भारत में त्रिभाषा सूत्र लागू हुआ था, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला,
3 भाषाएं होनी चाहिए। एक भाषा जो आप बच्चा जो है जन्म से सीखता है वो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, प्राथमिक भाषा। इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज बनाया जाए, द्वितीय भाषा को इंग्लिश पढ़ाया जाए, और तृतीय भाषा जो है आप संस्कृत, जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ आप पढ़ा सकते हो। तो ये एक 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो कोठारी कमीशन के द्वारा ही दिया गया था। आगे हैं NPE 1986, राष्ट्रीय शिक्षा की जो नीति है वो 1986 वाली, उसके बारे में क्या जानते हैं तो उसको समझते हैं। सबसे पहले ये है क्या, इसको जानते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री मिस्टर राजीव गांधी इंट्रोड्यूस्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा नीतियों में से एक शिक्षा नीति तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो 1986 की जो पॉलिसी थी वो तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। सिमिलर टू NPE 1968, ये जो हैं ये उसी के समान थी जैसे 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसके समान थी। दिस वन टू एम्ड, इसका भी उद्देश्य वही था, टू प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करे, शिक्षा को जो है फैलाए, प्रमोट करे, अमंगेस्ट द इंडियंस। अमंगेस्ट मतलब होता है कि सभी भारतीयों के बीच में इसको जो है शिक्षा का प्रचार करना है, प्रसार करना है। तो इसको, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया NPE 1986 का। अब ये किस तरह से इसने अपने गोल को अचीव किया और ये किस तरह से इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके जितने भी डाइट होते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि राजकीय BSTC कॉलेज, वो कॉलेज जो हैं इसी की सिफारिश के बाद और इसी शिक्षा नीति से प्रेरित होकर खोले गए हैं। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न। अब आपको बताना है कि इसके जो गोल हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी 1986 वाली पॉलिसी की। दिस पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड टू इम्प्रूव एंड इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द नेशन। पूरे भारत के अंदर सभी को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, शिक्षा जो है समान रूप से मिले और इम्प्रूव करें। शिक्षा के क्षेत्र जो हैं वो इम्प्रूव करें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार हो और सभी को सही प्रकार से शिक्षा के अवसर प्रदान हो, इसलिए ये 1986 वाली पॉलिसी बनाई गई थी। बिसाइड्स इट आल्सो एम्ड एट एड्रेसिंग, साथ ही साथ जो है इसका एक और उद्देश्य था, एट एड्रेसिंग द यूनिक नीड्स ऑफ द लर्नर्स, यानी सीखने वाले की विशेष आवश्यकता क्या है उसी के अनुरूप उसे शिक्षा दी जाए। इंक्लूडिंग द स्पेशल एंड मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थियों को भी यहाँ शामिल करना था जो विशेष बालक थे, यानी कि किसी बालक में अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसको भी देखा जाए, कुछ विशेषता उसके अंदर है तो उसको भी देखा जाए और उस आवश्यकता के अनुसार जो है यहाँ शिक्षा दी जाएगी। तो ये चीज़ इस 1986 वाली पॉलिसी में बताई गई हैं। तो ये बात हो चुकी है। आगे देखते हैं कि भारत के अंदर इंग्लिश कैसे आई और इसको जो है किस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इसके बारे में बात करते हैं। इंग्लिश केम टू इंडिया, अंग्रेजी भारत आई विद ब्रिटिश पीपुल, ब्रिटिश जो लोग हैं उनके साथ भारत के अंदर आई। इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया, इंग्लैंड ने भारत पर शासन किया फॉर अबाउट 200 ईयर्स, लगभग 200 सालों तक। लॉर्ड मैकाले इस्टेब्लिश द न्यू एजुकेशन सिस्टम, लॉर्ड मैकाले ने भारत के अंदर नई शिक्षा नीति जो है वो स्थापित किया। विद द व्यू, इस उद्देश्य के साथ, टू प्रिपेयर पीपुल, ऐसे लोगों को तैयार करना उसका उद्देश्य था, हु बाय कास्ट क्रीड एंड कलर वर इंडियंस, कि वो जाति धर्म रंग रूप के आधार पर तो क्या हो इंडियंस थे या इंडियंस हो, बट लैंग्वेज बाय लैंग्वेज थिंकिंग मैनर वर लाइक ब्रिटिश पीपुल, परंतु उनकी जो भाषा है, उनकी जो सोच है, उनके जो मैनर हैं वो कैसा होना चाहिए, एक ब्रिटिश पीपल की तरह। यानी कि जब लॉर्ड मैकाले ने इस एजुकेशन सिस्टम को लागू किया तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उसका व्यू था कि ऐसे लोग हम तैयार करें जो जाति रंग रूप आदि के आधार पर तो इंडियंस हो, बट उनकी जो भाषा हो, उनकी जो सोच हो,
उनके जो मतलब मैनर हो वो कैसा होना चाहिए, ब्रिटिश पीपल की तरह, यानी कि उनको एक तरह से नौकरशाही व्यवस्था लागू करनी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड, ब्रिटिश सरकार चाहती थी टू रूल ओवर इंडिया, पूरे भारत में रूल करना, शासन करना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक। सो इसीलिए दे नीडेड ऑफिसर्स, उनको ऑफिसर्स की आवश्यकता थी, एंड वर्कर्स, कार्य करने वाले लोगों की, इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग क्षेत्रों में, लाइक जैसे कि रेलवे, कोर्ट्स, पुलिस, मिलिट्री, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटीसी, यानी इन सभी क्षेत्रों में जो है, रेलवे हुआ, कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, मिलिट्री यानी सेनाएं हो गई, शिक्षा हो गई, विज्ञान और तकनीकी जो हो गई, इन सभी क्षेत्रों में उनको ऑफिसर्स और वर्कर्स की आवश्यकता थी। क्योंकि उनको अगर ऐसी नस्ल तैयार करनी है जो उन्हीं के कहने के अनुसार पढ़े लिखे और चीज़ों को सोचे समझे, तो इसलिए उनको अलग अलग क्षेत्र में इन सभी लोगों की आवश्यकता थी। आगे बात करते हैं कि वर्तमान का जो स्वरूप है वो बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। दीज इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन, ये जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, इंडियन पीपुल, भारतीय थे, वर्कड अकॉर्डिंग, जो उनके अनुसार कार्य करते थे, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पॉलिसीज, जो ब्रिटिश की नीति थी उसके अकॉर्डिंग इंडियंस पीपुल काम करते थे। कौन से इंडियंस, जो ब्रिटिश पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। इंग्लिश एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन स्कूल, स्कूल का जो है एक भाग बनाया गया इंग्लिश को, कॉलेजेस का भाग बनाया गया, यूनिवर्सिटीज़ का भाग बनाया गया, प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं उनका भाग बनाया गया। तो इन सभी में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। थस इसीलिए इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों की एक भाषा बन चुकी थी, एंड एजुकेशन इन ऑल स्टेजेस, सभी जो स्तर हैं, सभी जो चरण हैं, उनमें इंग्लिश एक भाग बन चुकी हैं। तो ये बात हो चुकी है कि इंग्लिश कहाँ से कैसे आई, और लॉर्ड मैकाले ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को भारत के अंदर जो है रखा, और वर्तमान में किस किस सेक्टर में इसका प्रयोग किया गया, और कहाँ कहाँ जो है इसे लागू किया गया था। तो इसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ सभी जगह जो है लागू कर दिया गया, और वर्तमान के अंदर ये एजुकेशन के साथ साथ इंस्ट्रक्शन की भी जो है एक भाषा बन चुकी हैं। तो ये बात हो चुकी है अपने कि इंग्लिश भारत के अंदर कैसे आई। अब बात करते हैं ईएलटी के बारे में कि ईएलटी जो है वो क्या होता है। ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा शिक्षण। अब अंग्रेजी भाषा जब आप शिक्षण करते हो, जब अंग्रेजी को पढ़ाते हो, तो उसमें क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, कठिनाइयाँ, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि द डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स ऑफ ईएलटी इन राजस्थान और इंडिया, भारत और राजस्थान के अंदर अंग्रेजी को पढ़ने पढ़ाने में क्या क्या दिक्कत आती हैं वो आपको बताना है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन राजस्थान और इंडिया, भारत या राजस्थान के अंदर अंग्रेजी को जो शिक्षण है, हैज़ मैनी साइडेड प्रॉब्लम, जिसमें कई तरह की जो है समस्याएं हैं। सम बेसिक डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश राजस्थान इन इंडिया आर, उनमें से जो कुछ बेसिक डिफ़िकल्टीज हैं उसके बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी है वो है आपके सामने एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि एजुकेशन सिस्टम में न्यू करिकुलम इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, और एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब सभी जगह समान पॉलिसी लागू हो तो वो अच्छा रहता है। द मेन प्रॉब्लम इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश राजस्थान और इंडिया, भारत या राजस्थान के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है इंग्लिश पढ़ाने की, इज़ है आवर बैकवर्ड एजुकेशन सिस्टम, हमारा पिछड़ा हुआ शिक्षा जो शिक्षा का जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हियर यहाँ द टीचर्स आर नॉट प्रॉपरली ट्रेंड, यहाँ जो है टीचर प्रॉपर रूप से ट्रेंड नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट टुक प्रॉपर ट्रेनिंग एट बीएड और डीएलएड लेवल। जब बीएड और डीएलएड करवाई जाती हैं तो उस टाइम पे वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। तो ये एक मुख्य कारण हो जाता है, क्योंकि आज आप आजकल जानते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि पेमेंट लेकर ऐसे ही जो है बच्चों को डिग्रियां दी जाती हैं। जब उनको ऐसी डिग्री दी जाएगी प्रशिक्षण के बिना, तो उनको सीखने को मिलता नहीं है। जब बिना प्रशिक्षण वाले टीचर तैयार होंगे तो ये टीचर्स जो हैं एजुकेशन सिस्टम को करप्ट कर देंगे। इसीलिए जो है इंग्लिश का जो है डेवलपमेंट रुका हुआ है। आगे देखते हैं नो यूजेस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का प्रयोग ही नहीं किया जाता। इन द क्लासरूम, कक्षा के अंदर द टीचर्स डू नॉट कन्वर्सेशन विद
स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। जब अंग्रेजी पढ़ाने की बात आती है तो टीचर क्या करते हैं कि क्लास के अंदर जो हैं इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। एंड स्टूडेंट्स आल्सो, स्टूडेंट भी जो हैं बात नहीं करते हैं। डू नॉट यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग, और वो भी स्टूडेंट जो हैं वो भी बात नहीं करते हैं। एट स्कूल, होम एंड आउटसाइड, जब टीचर्स बात नहीं करते तो स्टूडेंट घर, बाहर और अपने जो स्कूल हैं वहाँ क्यों बात करेगा। तो इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज बनकर रह चुकी है, बट इसके अलावा स्पीकिंग यहाँ नहीं हो रही है। तो ये एक बात होती है कि इंग्लिश का यूज़ भी नहीं है, तो इसको सीखेंगे कैसे। तीसरी बात आती है द एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का ज़्यादा यूज़ होना। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक यूज़, बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होना। इज अ चैलेंज टू लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के अंदर एक मुख्य बाधा है। अगर आप मातृभाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हो तो आपकी जो इंग्लिश है वो कमज़ोर रह जाएगी, क्योंकि उसको सीखने के लिए इंग्लिश का आपने प्रयोग किया ही नहीं है। अगला है लेक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर्स, शिक्षकों की, प्रशिक्षित शिक्षकों की जो कमी है वो भी इसका एक मुख्य कारण है। अगला है लेक ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ाने की जो विधियाँ हैं उनका प्रयोग नहीं करना भी एक प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है इंग्लिश सीखने की। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड, खराब शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, ग्रामर को ज़्यादा पढ़ाना भी जो है इंग्लिश सीखने में बाधा है, क्योंकि सिर्फ ग्रामर ही इंग्लिश नहीं है। जैसा कि अभी जो आप बीएसटीसी के टाइम जो पढ़ते हो यहाँ ग्रामर का यूज़ सबसे कम होता है, और यहाँ जो यूज़ है वो बेसिक इंग्लिश का है कि स्पीकिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, किस प्रकार एक पैराग्राफ तैयार करवाया जाए, अच्छा लेखन क्या होगा, आपको बोलना कैसे हैं। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ सीखते हो, बट यहाँ ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो कम सिखाई जाती हैं। तो अगर आप ग्रामर ज़्यादा पढ़ाते हो तो इससे भी जो है एक बच्चे में मिसकंसेप्ट, कुछ चीज़ें से क्लियर नहीं हो पाती हैं। अगला है लेक ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री की कमी। सीखने सिखाने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं, क्योंकि जब चीज़ें आप किसी के सामने कुछ चीज़ प्रेजेंट करते हो, दिखाते हो, तो उसको ज़्यादा याद रहती हैं। अगर आप बोलते हो तो सिर्फ सुनने वाले कुछ विशेष विद्यार्थियों में ये क्वालिटी पैदा होती है अंग्रेजी सीखने की, बट सभी नहीं सीख पाते हैं। इसलिए अगर शिक्षण सहायक सामग्री की कमी होगी तो सिखाना जो है वो कठिन हो जाता है। अगला है रोट सिस्टम, जो रटने की पद्धति है इन लर्निंग इंग्लिश, वो भी इसके लिए एक बाधा है। और अगला है पुअर इवेल्युएशन सिस्टम, खराब मूल्यांकन का जो सिस्टम है वो भी एक मुख्य बाधा है। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे ईएलटी के बारे में प्रॉब्लम्स बताए हैं जो आपको पढ़नी है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यूनिट 2 में हम बात करते हैं। इसके छोटे प्रश्नों को सबसे पहले देख लेते हैं कि डिप्थोंग या ग्लाइड जो हैं क्या होते हैं। अब डिप्थोंग जो हैं इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड, दो वावल साउंड जो होते हैं, वावेल साउंड, यानी कि जो दो स्वर ध्वनियाँ जो हैं अगर उनको एक साथ मिलाकर बोल दिया जाए तो वो डिप्थोंग या ग्लाइड्स कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है, किसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहेंगे। व्हेन वन साउंड, जब एक ध्वनि इस गिवन दी जाए बाय टू कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट दो व्यंजनों के माध्यम से इज कॉल्ड, तो वह कहलाती हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है कि जब दो कॉन्सोनेंट साउंड के द्वारा एक साउंड प्रोड्यूस की जाए तो वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर होगा। अगला है मोनोफ्थोंग क्या होता है, यानी कि इट इज़ अ सिंगल वावल साउंड, वावल बोलो या वावेल लगभग एक जैसी ध्वनि होती है, तो एक अकेले स्वर की जो ध्वनि होती है उसे मोनोफ्थोंग कहते हैं। प्योर वावल साउंड आर कॉल्ड मोनोफ्थोंग, जो शुद्ध स्वर ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम मोनोफ्थोंग कहते हैं। इनके बारे में आगे रिवाइज हम करेंगे, पहले देख लेते हैं इनके बारे में सिंगल जानकारी। अगला है फ्रेजेस क्या होते हैं या एक फ्रेज क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर का मतलब होता है संयोजक। इट जॉइंस, यह जोड़ता है, संयोजक शब्द क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। इट जॉइंस टू नाउन्स, दो संज्ञाओं, एंड क्लोजेस, दो वाक्यांशों को इन अ सेंटेंस, एक वाक्य के अंदर दो छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं उनको जोड़ने के लिए
और जो संज्ञाएं होती हैं, दो संज्ञाएं, उनको जोड़ने के लिए संयोजक शब्द यानी कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला है मेन क्वालिटी ऑफ अ मॉडल। एक जो मॉडल होता है, आपने प्रयोग किया होगा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये जो होते हैं, इनका जो है मेन क्वालिटी क्या है, इनकी मेन विशेषता क्या है। अ मॉडल हैज़ नो एस और ईएस फॉर्म विद इट। तो एक जो मॉडल होता है उसमें यस, जिसे आप एस बोलते हो, एस और ईएस ये दोनों फॉर्म यूज़ नहीं होती हैं। जैसे आप कैन के पीछे एस नहीं लगा सकते, कुड के पीछे भी आप एस का यूज़ या ईएस का यूज़ नहीं कर सकते। तो इनके अंदर ये एस और ईएस ये दोनों फॉर्म नहीं होती हैं। अब एक ग्रामर की डेफिनेशन है किसके द्वारा, डॉक्टर स्विट के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके द्वारा दी गई हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद करके जाइए। डेफिनेशन है ग्रामर इज़ द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज। एक जो भाषा होती है उसका प्रयोगात्मक विश्लेषण जो है वही व्याकरण कहलाती है। तो ये बात हो चुकी है छोटे प्रश्नों की। अब हम वापस रिवाइज करते हैं कि फोनेटिक्स क्या होते हैं। फोनेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे फोनेटिक्स के बारे में। फोनेटिक्स हैं साउंड्स का एक साइंस, ध्वनियों का एक विज्ञान जो है वो अंग्रेजी में फोनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ 44 जो हैं टोटल साउंड्स होते हैं, जिनमें से 24 जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और 12 जो हैं वावेल साउंड होते हैं। यानी कि देयर आर 44 साउंड्स, टोटल जो है 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में फोनेटिक्स के अंदर, और उसमें से 20 जो हैं वावेल होते हैं, 24 जो हैं कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। आगे बात करते हैं कि मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि प्योर वावल साउंड, जो शुद्ध स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं, आर कॉल्ड कहलाती हैं मोनोफ्थोंग्स। देयर आर 12 प्योर वावल साउंड्स, जिसमें 20 जो वावल साउंड होती हैं उनमें से 12 जो हैं वो प्योर वावल साउंड यानी मोनोफ्थोंग्स होते हैं, और जो डिप्थोंग्स होते हैं वो 8 होते हैं। आगे बात करते हैं डिप्थोंग्स या ग्लाइड्स जो हैं वो क्या हैं। डिप्थोंग्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोफ्थोंग्स। टू मोनोफ्थोंग्स, हम जो दो मोनोफ्थोंग यूज़ करते हैं उन दोनों को अगर कंबाइन कर दें या दो वावल साउंड को कंबाइन कर दे तो एक डिप्थोंग या ग्लाइड्स बनता है। देयर आर 8 ग्लाइड्स और डिप्थोंग्स इन इंग्लिश। तो जो 12 आपके 12 तो हो गए मोनोफ्थोंग्स, 8 हो गए डिप्थोंग्स, इन दोनों को जोड़ दे तो 20 आपके जो हैं वावल साउंड हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो वावल साउंड से बात करते हैं। वावल साउंड्स आर 20 इन नंबर्स, संख्या में जो हैं 20 वावल साउंड होते हैं। इधर 24 साउंड्स होते हैं नंबर के अंदर कॉन्सोनेंट। दीज आर डिविजिबल इन मोनोफ्थोंग एंड ग्लाइड्स, यानी कि वावल साउंड जो हैं वो दो भागों में बटे हुए होते हैं, मोनोफ्थोंग्स और ग्लाइड्स यानी कि डिप्थोंग के अंदर। और इधर हैं दीज आर नॉट डिविजिबल एज सच। तो ये जो है नॉट डिविजिबल, इनको बांटा नहीं जा सकता है एज सच, जैसा कि वावल साउंड को बांटा गया है। अगला है दियर सिम्बल्स आर डिफ़िकल्ट टू लर्न। इनके जो सिम्बल्स, इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वावल साउंड के, वो याद करना आसान नहीं है, जबकि दियर सिम्बल्स आर इजी टू लर्न, सीखना आसान है, याद करना आसान है। किनको, कॉन्सोनेंट साउंड्स को। एक और प्रश्न है कि डिफरेंस बताना है वावल साउंड और वावल लेटर्स में अंदर। स्वर ध्वनि और स्वर अक्षर जो हैं उनमें क्या अंतर हैं। तो स्वर ध्वनि के बारे में आपको बताएं कि ये 20 होते हैं इन नंबर संख्या में, जबकि आपको पता है स्वर अक्षर 5 हैं इन नंबर 5। आप जानते हो A E I O U, ये जो हैं वावल लेटर हैं, स्वर अक्षर जो हैं वो 5 होते हैं संख्या में। दीज आर डिविजिबल इन मोनोफ्थोंग और ग्लाइड्स, मोनोफ्थोंग एंड ग्लाइड्स। तो जो आपकी स्वर ध्वनियाँ हैं वो डिविजिबल बांटी जाती हैं मोनोफ्थोंग और ग्लाइड्स के रूप में, जबकि दीज आर नॉट डिविजिबल एज सच। जैसा आप वावल साउंड्स को बांट सकते हो वैसा आप वावल लेटर्स को नहीं बांट सकते। अगला है कि दीज आर आल्सो हेल्प, ये जो हैं सहायता करते हैं वावल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड्स की टू बी कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को कंप्लीट करने में, क्योंकि बिना स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाए आप जो हैं उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर सकते। इसी प्रकार
वावल लेटर जो स्वर अक्षर होते हैं हेल्प करते हैं इन मेकिंग द कॉन्सोनेंट कंप्लीट। एक कॉन्सोनेंट को कंप्लीट बनने के लिए जो है वावल लेटर की आवश्यकता होती है। लास्ट प्रश्न है आज का, वो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। एक जो अच्छा लेखन होता है, एक अच्छा जो लेख होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि द राइटिंग शुड बी रीडेबल। तो रीडेबल का मतलब होता है कि पठन योग्य जो है आपके जो है लेख होना चाहिए। अगला है इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन। जो आपने लिखा है वो साफ और सुथरा होना चाहिए। आगे बात करते हैं इट मस्ट बी प्लेजिंग फॉर आइज। आंखों को देखने में प्रिय हो। ऐसा न होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वो किसी को देखते ही पसंद भी ना आए, तो वो भी चीज़ जो है वो लेख अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा है लेटर्स जो आप अक्षर लिखते हो शुड भी होना चाहिए रिटर्न लेख में अच्छे प्रकार से, सिंपल यानी सादगी भरे, बोल्ड स्पष्ट एंड क्लियर स्क्रिप्ट। अच्छी लेख अच्छे आकार में जो है इनको लिखा जाना चाहिए। तो ये विशेषता हो चुकी हैं अच्छे लेख की। यहाँ आपके पार्ट बी जो है पूर्णतया समाप्त हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे शाम वाले वीडियो में कि किस प्रकार से जो आप 30 दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो।